ठीक है। तो देखो जल परिवहन से जो प्रश्न आते हैं पेपर में, वो एक तो आते हैं काय को लेकर, बंदरगाहों को लेकर। ठीक है, एक तो बंदरगाहों को लेकर आते हैं कि कहां पर स्थित है। ठीक है, बंदरगाह और कुछ विशेष अगर इसका हो बंदरगाह के मामले में तो वहां पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। और दूसरा जल मार्गों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये दोनों चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि बंदरगाह से भी प्रश्न आते हैं और जल मार्गों से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे हमने थल परिवहन में और किसमें वायु परिवहन में देखा था थोड़ा, वैसे ही हम यहाँ जल परिवहन की तरफ अगर जाएं तो हमने देखा कि सड़क परिवहन क्या है, सबसे महंगा साधन है किसका, परिवहन का। ठीक है, तो सबसे महंगा साधन होता है सड़क परिवहन, क्योंकि सड़क परिवहन में क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, सड़कें डालना होती है। ठीक है, पर आप देखो लंबे समय तक आप टैक्स देते रहते हैं। आप गाड़ी से जाओगे तो 150 रुपए तो आने जाने के चाहिए झांसी, अगर गाड़ी से जा रहे हो 4 पहिया से, तो ये हमारे ऊपर क्या होता है, टैक्सेशन होता है। तो थल परिवहन में एक तो बात ये होती है कि थल परिवहन क्या होता है, सबसे सस्ता माध्यम है। पहली बात तो ये कि जल परिवहन क्या है, सबसे सस्ता माध्यम है किसका, परिवहन का। कारण ये क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हमें मार्ग बनाने की जरूरत नहीं होती, पानी लगातार बहता रहता है और उसी में अपनी व्यवस्थाएं, यातायात की व्यवस्थाएं चलती रहती है। और पूरे परिवहन का लगभग 2% क्या किया जाता है, इससे संपादित किया जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि पूरे परिवहन में सबसे ज्यादा थल परिवहन का प्रयोग किया जाता है, और थल परिवहन के अंदर भी अगर बात करें तो सड़कों का। ठीक है, उसके बाद प्रयोग किया जाता है सिर्फ किसका, रेल परिवहन का, और फिर उसके बाद प्रयोग किया जाता है वायु, और फिर अपना क्या है ये जल। तो जल परिवहन का कितने प्रतिशत जल परिवहन क्या होता है हमारे यहाँ, कुल परिवहन का इतना जो परिवहन है वो संपादित होता है किसके माध्यम से, जल के माध्यम से। ठीक है, अब देखो जल परिवहन अगर है तो मार्ग बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो वर्तमान में अगर 2016 का जल परिवहन अधिनियम की तरफ अगर जाएं तो जल परिवहन अधिनियम 2016 के अंतर्गत 5 तो क्या पुराने और 106 क्या नवीनतम क्या चिन्हित किए गए हैं, जल मार्ग चिन्हित किए गए हैं। इसका मतलब ये कि वर्तमान में अगर हम बात करें कि पूरे जो जल परिवहन है वो कितने हैं, 111। लेकिन खुशनसीबी ये है हमारी कि केवल ये 5 ही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, ये 106 ज्यादा पूछे नहीं जाते। तो हमें 111 याद नहीं करना है, हमें केवल कितने याद करना है, 5। ठीक है, आप देखो ये जो जल मार्गों के द्वारा परिवहन होता है ये 2 तरीके से क्या किया जाता है, संपादित कराया जाता है। एक तो होता है अंतर या फिर कहें कि आंतरिक जल परिवहन। कैसा, आंतरिक जल परिवहन। और एक होता है क्या, सामुद्रिक जल परिवहन। ठीक है, एक होता है कैसा, आंतरिक जल परिवहन, और एक होता है कैसा, सामुद्रिक। अब अगर बात करें हम किसकी, भारत की, तो जो अंदर तो क्या नाम से होता नहीं है, सात समंदर होता है क्या, नहीं होता। अंदर हमें क्या मिलती है, तो अंदर हमें मिलती है नहरें मिल जाएंगी हमें, हाँ है ना, नदियां मिल जाएंगी हमें, अंदर हमें क्या मिल जाएंगी, झीलें मिल जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो आंतरिक जल परिवहन है वो आंतरिक जल परिवहन नहरों, नदियों, झीलों के माध्यम से क्या कराया जाता है, संपादित कराया जाता है। अब अगर इधर जाएंगे तो हिंद महासागर है, इधर जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी है, इधर जाएंगे तो अरब सागर है, तो ये सागर है। तो यहाँ पर जो भी यातायात कराया जाता है, चाहे यहाँ कराया जाए, चाहे यहाँ कराया जाए, और चाहे फिर यहाँ कराया जाए, यहाँ पर जो जल परिवहन होता है वो जल परिवहन कैसा होता है, सामुद्रिक जल परिवहन होता है। न केवल भारत की बात हम यहाँ कर रहे हैं बल्कि हम पूरे वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब जल के माध्यम से व्यापार होता है तो इनका इतना ज्यादा महत्व नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी महत्व होता है। हम चर्चा करेंगे कैसा, और बाकी समुद्री क्या होता है, यहाँ पर परिवहन संपादित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें मतलब ये कहेंगे हम कि यहाँ पर हम समंदर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, या फिर कहें कि सागरों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं,
या फिर हम कहें कि महासागरों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो आंतरिक जल परिवहन होता है वो आंतरिक जल परिवहन नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा देश के अंदर क्या किया जाता है, संपादित कराया जाता है। और इसमें जहाजें चलेंगी क्या? नहीं, तो जहाजें तो चलेंगी नहीं, इसमें नाव चल जाएंगी, बोट चल जाएंगी, है ना। तो इसमें केवल नाव, स्टीमर चलाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें जहाजों का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें नावों के माध्यम से, स्टीमर्स के माध्यम से क्या कराया जाता है, आंतरिक जो भी हिस्से हैं, क्षेत्र हैं, उनको लाया जाता है कहां तक, उस स्थान तक जहां से किसी भी माल या यातायात को किसी दूसरे देश तक भेजा जाना है, और उसे कहा जाता है क्या, बंदरगाह। इसका मतलब ये होगा, बंदरगाह भी हम इसमें पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि देश के आंतरिक भागों को तटीय भागों तक जोड़ने वाले या बंदरगाहों से जोड़ने वाले मार्ग को आंतरिक जल मार्ग कहा जाता है, जिनका संपादन नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा संपादित होता है। ठीक है, अब देखो जरा, ये सस्ता जरूर है लेकिन मुश्किलें इसमें भी हैं। जैसे अगर हम केरल वाला हिस्सा देखें भारत का, तो ये वाली नदियां सदा नीला है, हाँ या ना। अब सदा नीला का मतलब ये कि इनमें हमेशा पानी रहता है, लेकिन कभी कभी पानी का स्तर बढ़ भी जाता है। इधर अगर बात करेंगे तो यहाँ की जो प्राकृतिक भारत की नदियां हैं, वो नदियां कैसी हैं, मौसमी नदियां हैं। अगर कभी मौसम में बारिश में पानी अच्छा हो जाता है, कभी पानी कम हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा आसान इकट्ठे हो जाते हैं किसमें, नदियों में, नहरों में। तो इस वजह से क्या होता है कि समस्याएं खड़ी होती है क्या करने में, आंतरिक परिवहन करने में। वजह क्या है, वजह ये कि नदियों का जलस्तर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये भी होता है कि नदियों के साथ अवसाद लाए जाते हैं, तो यहाँ पर गाद इकट्ठी कर दी जाती है, जिस वजह से भी क्या नहीं हो पाता, ठीक से परिवहन नहीं हो पाता। तो ये समस्याएं खड़ी होती है काय को लेकर, परिवहन को लेकर। ठीक, अब यहाँ पर अगर ये देखें कि सबसे ज्यादा भारत में जो विकास हुआ है किसका, नहरों का, वो कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में। वो सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में। इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको पता है, हमने नदियां पढ़ी है, मैदानी क्षेत्र पढ़े हैं। तो यहाँ पर नदियां ज्यादा प्रवाहित होती हैं, गंगा यमुना जैसी नदियां प्रवाहित हो रही हैं। और कुछ विकास इधर भी हुआ है जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो यहाँ पर यूपी में सबसे ज्यादा नहरों का क्या हुआ है, क्योंकि नहरें सबसे ज्यादा कहाँ है, यूपी में है। इसका कारण मैंने बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत चट्टानों से निर्मित है, इसीलिए इसको खोद पाना इतना आसान नहीं है प्रायद्वीपीय भारत को। जबकि ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां का हिस्सा इतना पथरीला नहीं है, यानी यहाँ दक्कन ट्रैप की क्या मजबूत चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए नहर को लंबे दूरी तक खोदा जाता है। तो खोद पाना इतना आसान प्रायद्वीपीय भारत में नहीं होता, इसी वजह से नहरों का विकास प्रायद्वीपीय भारत में कम मिलता है, जबकि तालाबों का विकास प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादा हुआ है। क्योंकि तालाबों में पानी स्टॉक रहता है, और जो भी पानी स्टेट रहता है तो उसके लिए जरूरी है कि सरफेस कैसा हो, मजबूत हो। तो यहाँ की जो चट्टानी संरचना है ये सरफेस को मजबूत रखती है, इसलिए तालाब सबसे ज्यादा यहाँ है। तालाबों में तो चलाएंगे नहीं, तालाबों में तालाब में तो पर्यटन के लिए कुछ भी कर दे, लेकिन यातायात तो उससे संभव नहीं होगा, क्योंकि तालाब तो एक सीमित क्या होता है, एरिया होता है। तो सबसे ज्यादा विकास यही हुआ उत्तर प्रदेश में, या फिर कहें कि भारत के उत्तरी मैदान। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो 5 हमारे पास जो क्या है, नेशनल वाटरवे है, ये कौन कौन से हैं। तो 5+1 और कर लो यहाँ। ठीक है, एक और बढ़ गया है, कितने, 6। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि एक और कौन सा है। ठीक, तो अभी वर्तमान में 111 हमारे पास क्या है, नेशनल वाटरवे है। ठीक है, अब है पहला है नेशनल वाटरवे, कौन सा, पहला। ठीक, तो देखो अगर पहले नेशनल वाटरवे की अगर बात करें, ठीक है, तो देखो जरा पहला जो नेशनल वाटरवे है, वो पहला नेशनल वाटरवे कहाँ है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, तो देखो पहला जो नेशनल वाटरवे है वो जाता है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, कहां से कहां तक जाता है, इलाहाबाद से कहां तक जाता है, हल्दिया तक। अब हल्दिया कहाँ है, हल्दिया कहाँ है पश्चिम बंगाल में, और इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक
बीच में और भी कुछ राज्य आते हैं जैसे बिहार, ठीक है, जैसे झारखंड, जैसे क्या आता है झारखंड, तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। 3 राज्यों में इसके द्वारा परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की इसकी कुल लंबाई अगर देखें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर के साथ ये भारत का सबसे लंबा क्या है? नेशनल वाटरवे है, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा क्या नाम से जलमार्ग कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? NW1, और ये इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है। ये 4 राज्यों में क्या देता है? अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और इसको जो नेशनल वाटरवे के रूप में घोषित किया गया, तो कब किया गया? 1986 में। कब? 1986 में। तो 1986 में इसको क्या किया गया? नेशनल वाटरवे के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। और क्या नाम से इसको इसका जो विस्तार है वो 4 राज्यों में है। 1620 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और अगर नदी की बात करें तो फिर ये गंगा, भागीरथी और हुगली, क्या? गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र पर क्या है? ये स्थित है, ठीक है। तो अगर ये पूछे कि कौन सी नदी तंत्र पर ये स्थित है, तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र पर ये क्या है? स्थित है। और हमें हुगली नदी का पता है कि ये गंगा नदी की क्या है? ये वितरिका है, ठीक है। वितरिका का मतलब क्या होता है कि ऐसी नदी जो मुख्य धारा से कट गई है वो वापस कभी जाके फिर से उसी नदी में नहीं मिलती जिस नदी से उसका विभाजन हुआ है, अलग हुई है, सीधी जाके समंदर में गिर जाती है। तो उसी नदी पर इसका क्या है? ये NW1 बना हुआ है। अब बात आती है किसकी? दूसरे, तो NW2, ठीक है। तो ये है क्या? NW2, और ये कहां से कहां तक है? सादिया से, मैं इसको इतना मिटा रहा हूं, यहां से कि कहां तक है? धुबरी तक, ठीक। ये कहां तक है? धुबरी तक। तो ये है क्या? NW2, ठीक है। NW2 है सादिया से धुबरी तक, और ये दोनों कहां है? असम में है। ये दोनों कहां है? असम में। और यहाँ पर एक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, क्या है? ये नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये NW2, ठीक है। और असम के सादिया से धुबरी तक है। लेकिन अगर इसके परिवहन की बात करें तो ये परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराती है कहां कहां तक? तो देखो, असम में उपलब्ध कराती है, मेघालय में उपलब्ध कराता है, पश्चिम बंगाल में उपलब्ध कराता है, और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश तक क्या कराता है? ये परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराता है NW2, ठीक है। इसको क्या बनाया गया? तो इसको कहेंगे, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। कब? तो इसको घोषित किया गया कब? 1988 में, ठीक है। तो 1988 में इसको घोषित किया गया काय के रूप में? राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में जाके मतलब यहाँ तक ये अपनी क्या देती है? सेवाएं मुहैया कराती है। और इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर, ठीक है। कितनी लंबाई है? 891 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें किसकी? NW3 की, तो NW3 कहां तक है? केरल में है, ठीक है। कोट्टपुरम से कोल्लम तक, ठीक है। कहां तक? कोट्टपुरम से कहां तक? क्या नाम से? कोल्लम तक। और इसे कहा जाता है क्या? तो इसे कहा जाता है NW3, क्या? NW3। और ये राज्य कौन सा है? तो देखो, ये केवल कौन से राज्य में विस्तृत है? केरल राज्य में क्या है? ये विस्तृत है। और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत का तीसरा क्या है? क्या नाम से आपका? राष्ट्रीय जलमार्ग है। और इसको 1993 में क्या बनाया गया?
राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 1993। ठीक, 1993 में इसको राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया। अब बात करते हैं किसकी? AW4 की। तो AW4 आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से जाता है तमिलनाडु के मरक्कानम तक। ठीक है, तो तमिलनाडु के मरक्कानम तक जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है NW4। ये क्या है? नेशनल वाटरवे 4 है ये, और ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से कहां तक जाता है? तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1067 क्या है? किलोमीटर है। कहीं कहीं 1100 भी लिखी मिलती है। ठीक है, तो 1067, कहीं कहीं 1100 भी लिखी मिलती है। 1067 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लंबाई। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो ये कहां सेवाएं देता है? तो आंध्र प्रदेश में देता है। ठीक है, तमिलनाडु में देता है, पांडिचेरी में भी क्या देता है? ये अपनी सेवाएं देता है। मतलब इसके द्वारा परिवहन, एक जो क्या नाम से केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, उसमें भी इसके द्वारा सेवाएं की जाती है। ठीक है, अब एक है क्या? 5। ठीक है, तो 5 कहां से कहां तक है? तो देखो यहाँ पर गुंजाइश तो है नहीं है। अलग से लिख दूं तो देखो NW5, तो NW5 पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से लेकर, पश्चिम बंगाल में क्या? पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल से कहां तक? उड़ीसा तक। तो उड़ीसा के तलचर से कहां तक? पारादीप तक। उड़ीसा में तो यह ये कहां से कहां तक? तलचर से पारादीप तक। तो तलचर से पारादीप। और पश्चिम बंगाल में क्या है? गोवनहल्ली है। क्या है? गोवनहल्ली। ठीक है, तो यहां तक ये क्या है? विस्तृत है NW5। ठीक है, NW5 किसको? 4 को और किसको? 5 को, दोनों को नेशनल वाटरवे बनाया था। कब? 2008 में। तो इसको नेशनल वाटरवे बनाया 2008 में, और इसको भी कब बनाया? 2008 में। किसको? तो NW5। ठीक है, इसके बाद 2013 में एक और क्या नाम से नेशनल वाटरवे क्या नाम से घोषित किया गया? कौन सा? NW6। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि नवीनतम कौन सा है भारत का जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग? तो नवीनतम राष्ट्रीय जलमार्ग है नेशनल वाटरवे 6। इसको कब घोषित किया गया? 2013 में। और ये लखीमपुर से लखीमपुर से बंगा तक ये क्या है? विस्तृत है। और पूर्वोत्तर राज्य, यानी यहाँ से कितने, मतलब यहाँ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें ये क्या है? विस्तृत है। अब पेपर की दृष्टि से एक बार अगर अपन देखेंगे क्या यहाँ पर जरूरी है, तो पेपर की दृष्टि से ये कि आपसे ये पूछ ले कि नवीनतम जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय नवीनतम जलमार्ग है कौन सा? NW3। ठीक है, तो 6। और इसको कब घोषित किया? 2013 में किया। लखीमपुर बंगा को ये क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में 2016 के राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत अगर देखें तो 111 अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जिनमें से राष्ट्रीय स्तर के कितने हैं? 5। ठीक है, यहाँ तक 5 तो है, एक नवीनतम, तो कुल मिला के 6। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक बात और है, जैसे हमने सड़कों के बारे में पढ़ा था कि जो सड़क परिवहन है, तो सड़क परिवहन के लिए क्या किया गया है? NHAI की स्थापना की गई है, NHDP योजना चलाई जा रही है। वैसे ही जो भी अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, इनके निर्माण, इनके रखरखाव के लिए एक संस्था की, निगम की स्थापना की गई, जिसका नाम है क्या? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। क्या? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण।
तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस उद्देश्य को की गई कि ये जो मार्ग हैं इनके निर्माण, इनके विकास के लिए, और ये कब की गई? 1986 में। तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1986 में। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि इन सबका निर्माण करना, इन सबका विकास करना। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नोएडा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की अगर बात करें तो क्षेत्रीय कार्यालय इसके कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय इसका कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कोच्चि में है, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? पटना में है। तो ये इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, इसके अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय अगर पूछ ले तो मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है। स्थापना कब हुई? 1986 में हुई। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो गुवाहाटी, कोलकाता, कोच्चि और पटना में है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गई बात? तो यहाँ से ये केवल बात हुई किसकी? जलमार्गों की। ये बात किसकी हुई? जलमार्गों की। अब हमें दूसरी जो चर्चा करना है वो चर्चा करना है किसकी? बंदरगाहों की। ठीक है, तो हम पहले इसको पूरा रिकॉल कर लें। तो देखो, परिवहन हमने पढ़ा, परिवहन में जलमार्ग पढ़ रहे हैं। जलमार्ग का परिवहन दो तरीके से होता है, एक अंतर्देशीय होता है, एक महासागरीय होता है। अंतर्देशीय जो होता है वो नहरों, नदियों, झीलों के माध्यम से किया जाता है। इसमें नावों का, स्टीमर्स का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और ये देश के भीतरी भागों को बंदरगाहों तक लाकर क्या करते हैं? ये जोड़ते हैं। वर्तमान में अगर पूरे अंतर्देशीय जलमार्गों की बात करें तो कितने हैं? और इन्हें अभी और जितनों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा प्राप्त है वो 5+1 कुल कितने हैं? 6 हैं। 6वां सबसे नवीनतम है। 2013 में उसको क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, और कौन सा कहाँ क्या देता है, अपनी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करा रहा है। तो हमने देखा कि इन राज्यों में ये वाला, इधर इन राज्यों में ये, तो इन राज्यों में ये उपलब्ध करा रहा है। ये सिर्फ केरल में है और ये अपना बंगाल और उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं से बेटा ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? बंदरगाहों की। ठीक है, बंदरगाह बात बन रहा है नतीजे क्या हो गया? कैसे तो बंदरगाह की बात कर रहे हैं हम। प्रक्रिया बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह का मतलब है, तो गांव का मतलब क्या होता है? जहां पर रेस्ट करें, आराम करें, रहने की जगह। ठीक है, बंदर रहेंगे और तो क्या हो गया? बंदरगाह हो गया। हाँ नहीं तो क्या? ठीक है, लेकिन बंदरगाह का मतलब ये कि जहां पर जहाज रुकते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जल के माध्यम से जहां से किया जाता है, उस जैसे हम टाना स्टेशन कह दो, बस स्टैंड कह रहे हैं, एयरपोर्ट कह रहे हैं, वैसे ही जहां पर हमारे जहाजों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है उस स्टेशन को कहा जाता है क्या? ठीक है, अब जैसे हमने ये देखा था कि भारत में जलमार्गों के विकास के लिए क्या का गठन किया गया था? तो जल का अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का। वैसे ही यहाँ पर जो गठन किया गया है बंदरगाहों के निर्माण और रखरखाव के लिए, वो किया गया है किसका? जहाजरानी का। इसका जहाजरानी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जहाजों की रानी, इसका मतलब है कि जहाजरानी शब्द प्रयोग में लाया जाता है उसके लिए जहाज का संचालन जहां पर हो रहा हो, जहाज के संचालन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है किसका? जहाजरानी का। तो जहाजरानी जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय क्या करता है? बंदरगाहों के निर्माण, उनके विकास से संबंधित उसको देखता है कौन? जहाजरानी मंत्रालय। और इसका जो गठन हुआ किसका? जहाजरानी का। वो कब किया गया? 2009। लेकिन इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ हमें जाना होगा 1854 में। 1854 में पता है कौन था? रसोड़े में कौन था?
1854 में कौन था? डलहौजी। कौन था? डलहौजी। तो देखो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 में काई की स्थापना की गई, ब्रिटिश इंडिया नेवी स्टीम नेविगेशन कंपनी की। इसकी ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की वहां से शुरुआत होती है जहाजरानी की। उसके बाद 1919 में स्थापना की गई सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की। ठीक है, तो बस ये दो बातें आपको इसकी ऐतिहासिक दृष्टि से याद रखनी है कि पहला ये कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में काई की स्थापना की गई, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की, और उसके बाद 1919 में स्थापना की गई सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की। वर्तमान में अगर देखें तो उसी को आगे बढ़ते बढ़ते 2009 तक एक मंत्रालय का गठन किया गया, जहाजरानी मंत्रालय। तो आज अगर देखें कि भारत, अब तो वो बंदरगाह कहाँ होंगे जहां पानी की व्यवस्था होगी। अब अगर मैं वो मध्य प्रदेश में है सही बताओ, तेलंगाना में नहीं है, झारखंड वारखंड में नहीं है। तो पहली बात तो जो लैंडलॉक जितने भी स्टेट्स हैं उनमें नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात तटवर्ती प्रदेशों में होगी, और तटीय सीमा हमें पता है कितनी है, तटीय सीमा नहीं कितनी है 7516। तो 7500 जो 16 किलोमीटर का जो हमारा क्या है जलीय क्या नाम से सीमा है, बस यही है क्या हमारे सारे बंदरगाह। ठीक है, तो सारे बंदरगाह हमें यही देखने को मिलेंगे, वो भी तटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। तो अगर देखें तो यहाँ पर बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। एक बंदरगाह को कहा जाता है क्या? प्राकृतिक बंदरगाह। कैसे? प्राकृतिक। और एक होते हैं क्या? कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, अब प्राकृतिक कृत्रिम तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किसको प्राकृतिक कहते हैं किसको कृत्रिम, तो इसके बारे में ज्यादा झांकी हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ मिलते हैं, तो पश्चिमी तट पर हमें सबसे ज्यादा प्राकृतिक बंदरगाह मिलते हैं। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ मिलते हैं, तो पश्चिमी तट पर हमें सबसे ज्यादा क्या नाम से प्राकृतिक बंदरगाह मिलते हैं। अब ये स्टेट कौन सी है? चलो इसको भूल रहे हैं अभी। यहाँ पर एक सागर है, कौन सा? अरब सागर है कि नहीं है? अच्छा तो ठीक। और यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी। तो हम समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए और याद करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका ये कि हम देखेंगे कि अरब सागर में कौन से कितने बंदरगाह हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन से कितने बंदरगाह हैं। क्या है भैया? रेडी करा वो कोई? तो फिर जमा देख रहे हैं क्या? नीचे तो नहीं बैठे थे तो बजरंग बना। तो देखो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कितने अरब सागर में है और कितने बंगाल की खाड़ी में। या तो इसी को कह सकते हैं हम क्या? पश्चिमी तटीय बंदरगाह आया ना, इसको कह सकते हैं पश्चिमी तटीय बंदरगाह, और एक को क्या कह सकते हैं? पूर्वी तटीय बंदरगाह। ठीक है, पश्चिमी तटीय बंदरगाह और पूर्वी तटीय बंदरगाह। ठीक है, अब जो पश्चिमी और पूर्वी तटीय बंदरगाह हैं, तो अब इसके जितने भी स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, तो ये अपने क्या है? ये तटीय प्रदेश हैं। तो यहीं पर क्या हो गए? बंदरगाह हो गए। ठीक है, तो अगर हम बात करें पूरे बंदरगाहों की, तो हमारे पास 200 बंदरगाह तो हैं लघु और मध्यम बंदरगाह, और हमारे पास 12 प्लस 1 कुल मिला के 13 क्या है? बड़े बंदरगाह। ठीक है, खुशनसीबी ये कि 200 याद नहीं करना, केवल 13 याद करना है। ठीक है,
तो 13 याद करना है, 200 याद नहीं करना है, बड़े आसानी से ये भी याद हो जाएंगे। अगर जिन्होंने मैपिंग की है तो वो तो हो ही जाएगा उन्हें, लेकिन जिन्होंने नहीं की है तो वो इसको एक बार देख ले, याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर राज्य है कौन सा? गुजरात। तो एक बात और याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा जो बंदरगाह है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा बंदरगाह है वो कहाँ है? गुजरात में। तो ये अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ है तो महाराष्ट्र में है और फिर गुजरात में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? अपने बिंदु पे आए जाते हैं, वो क्या है क्या कि कहाँ कहाँ कौन कौन से बंदरगाह है। राज्य की पता ही है कि ये राज्य है कौन सा? गुजरात का। ठीक है, तो देखो ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात में बंदरगाह है कौन सा? कांडला। अपन केवल बड़े बंदरगाह पढ़ रहे हैं, ना कि छोटे। कांडला बंदरगाह। अब कांडला बंदरगाह के बारे में कुछ बातें आपको सुन लेना है। ठीक है, ध्यान से। पहली बात ये कि कांडला जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। पहली बात मैंने कहा कि विशेष चीजें भी पूछ ली जाती हैं, तो कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। दूसरी बात, ये मुख्यतः एक प्रकार का आयातित बंदरगाह है। आयात का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। तीसरी बात, इसका नाम बदल दिया, दीनदयाल उपाध्याय क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया, तो इसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है और इसका नाम क्या हो गया है? दीनदयाल। और ये अरब सागरीय बंदरगाह है या पश्चिम तटीय क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो बंदरगाह स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक राज्य है क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दो बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह का नाम है मुंबई और एक बंदरगाह का नाम है न्हावा। न्हावा सेवा। ये दो बंदरगाह हैं कहां पर? महाराष्ट्र में। अब याद रखना है मुंबई के बारे में फिर से कुछ बातें कि मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। गहरा भी कह रहा हूं मैं, सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा? मुंबई बंदरगाह। सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है कौन सा? मुंबई बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा? मुंबई बंदरगाह। ठीक है, अगली बात, न्हावा सेवा की अगर बात करें तो न्हावा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। राज्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये एक सहयोगी बंदरगाह है किसका? मुंबई का। तो इसका मतलब ये कृत्रिम हो गया, आया ना? जो ये कृत्रिम बंदरगाह है न्हावा सेवा। ठीक है, तो न्हावा सेवा कृत्रिम बंदरगाह है, महाराष्ट्र में स्थित है, पश्चिमी तटीय बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। और ये मुंबई वाला महाराष्ट्र में स्थित है और ये व्यस्ततम है, बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद अब एक राज्य आता है कौन सा? गोवा। ठीक है, गोवा। तो गोवा में कौन सा है? मार्ग गोवा। कौन सा है? मार्ग गोवा। तो मार्ग गोवा जो बंदरगाह है वो गोवा से ही समझ आ रहा है कि गोवा में है, पहली बात। दूसरी बात, ज्वारी और मांडवी नदी पर स्थित है, ज्वार नद बंदरगाह है। ठीक है, ये ज्वारीय बंदरगाह, ये ज्वार नद बंदरगाह है कौन सा? मार्ग गोवा। गुजरात में क्या है ये? गोवा में क्या है ये? स्थित है। इसके बाद एक बंदरगाह, एक राज्य आता है कौन सा? कर्नाटक। तो कर्नाटक करके बताओ जरा। नाटक। तो यहाँ पर है क्या? मंगलोर। यहाँ पर कौन सा है? मंगलोर। तो मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है। यहाँ पर एक बंदरगाह है, यहाँ पर एक राज्य है कौन सा? केरल। और यहाँ पर है कौन सा? कोच्चि। अब ये बात याद आ गई मुझे न्हावा सेवा और कोच्चि से। तो कोच्चि से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है कौन सा? कोच्चि शिपयार्ड। ये कहाँ है? केरल में। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर राज्य कौन सा है? कोलकाता ही है, मतलब पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल में एक क्या नाम से बंदरगाह है, कौन सा? कोलकाता हल्दिया। ठीक है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है, ठीक है, इस कोलकाता हल्दिया बंदरगाह का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या हो गया है, कर दिया है। तो याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कौन सा? ये वाला। इसके बाद फिर उड़ीसा में एक बंदरगाह है, कौन सा? पारादीप। आंध्र प्रदेश में है एक, कौन सा? कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की विशेष बात ये कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, कौन सा? विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज पर ये क्या है स्थित है? तो दो बातें इसकी ज्यादा पूछी जाती हैं डॉल्फिन नोज को लेकर, मतलब आगे से ऐसी एक क्या नाम से नोज टाइप टूटी है, उससे वो जो पानी के लपेटों में क्या होता है, बचा रहता है। तो ये वो वाला बंदरगाह है। ठीक है, अब इसके बाद अब तीसरा एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई नहीं होगा, पहले एन्नूर बंदरगाह है पहले। ठीक है, कौन सा? एन्नूर। दूसरा है चेन्नई और तीसरा है तूतीकोरिन। ठीक है, तो देखो तूतीकोरिन मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणतम क्या है? बंदरगाह है पहली बार। अब अगर अलग अलग, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे एन्नूर, तो एन्नूर भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज क्या है, आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्या है ये बंदरगाह है एन्नूर, कंप्यूटराइज। और पहला क्या है ये एक मतलब ऐसा बंदरगाह है जो पूरा क्या है, कंप्यूटराइज है। कौन सा? एन्नूर बंदरगाह। दक्षिण में है कौन सा? सबसे दक्षिण में तूतीकोरिन। और जो 13वां बंदरगाह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का है अंडमान निकोबार में, और इसको 2010 में बड़े बंदरगाह का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। और ये कैसा? तो ये निजी क्षेत्र का क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, तो ये अब आपको याद हो जाएंगे, आया ना? ठीक है, कौन सा बंदरगाह कहाँ है, इसमें आपको लोकेशन देख लेना है और देखो ट्रिक से भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ऑनलाइन को देख लेना, ट्रिक ब्रेक में बताता नहीं, ट्रिक ब्रेक ज्यादा टिकती नहीं है दिमाग में। तो आप केवल इतना याद रखो कि ये सारे बंदरगाह हैं बड़े बड़े। ठीक है, बाकी और छोटे छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन हमें छोटे नहीं, इनको ज्यादा क्या करना है, याद करना है। हाँ, एक और है जो छोटों में से पूछा जाता है, जिसको रसायन बंदरगाह कहा जाता है। कौन सा है ये? दहेज। और दहेज कहाँ है? गुजरात में। तो कभी और वैसे भी ये मैंने लिखा दिए होंगे नोट्स में, छोटे छोटे में से जो प्रश्न आते हैं वो, जिनके पास नहीं लिखे सो मैं लिखा दूंगा। ठीक है, आप कुछ इनके संस्थान है, वो संस्थान पूछे जाते हैं। जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। अंतर्देशीय जल प्राधिकरण संस्थान कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं मुख्यालय भी इनके संस्थानों को लेकर। तो ये 2-3 मुख्यालय इसके, नोएडा वाला बता दिया। ठीक है, पटना में भी है, गोवा में भी है, और आपके किसमें भी है, क्या नाम से, जो भी मैंने बताया कलकत्ता में भी है। ठीक है, तो अब आपका जो परिवहन वाला टॉपिक था, वो परिवहन वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका 14वां टॉपिक होगा, है जो भी हो 14वां टॉपिक है। आपकी एमपी लगभग 70-80% कंप्लीट हो गई है। और इंडियन ज्योग्राफी भी, यानी 2 सब्जेक्ट आपके, लेकिन लेवल केवल वही एमपी पुलिस और टेम्पररी तक के लिए। हाँ, ठीक है, इतना आपके लिए हो गया। तो अब इसको बंद कर दो जरा। तो ये आपका पूरा परिवहन कंप्लीट हो गया। ठीक है।